सकता है, लेकिन फिलहाल ये अगेंस्ट इसराइल है कि इसराइल आने वाले टाइम पे ये कोशिश करेगा कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश करेगा, या बहुत सारे जो सऊदी अरेबिया के इलाके हैं, ये सारा जो लैंड इलाका है जॉर्डन के साथ, इसको एनेक्स करने की कोशिश करेगा। तो सऊदी अरेबिया का जो स्टेक है, सऊदी अरेबिया की जो एक तरह से जो सॉवरेंटी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती, तब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा। लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कभी भी सऊदी अरेबिया की लैंड पे नहीं रख सकता। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे रख ले, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन नहीं दे रहा। फिलहाल पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को ये बता रहा है कि अगर आपकी टेरिटरी सिक्योर हुई, कंप्रोमाइज़ हुई, तो मैं अपने फाइटर जेट्स भेजूंगा जो न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी रखते हैं, या मैं अपने शाहीन 3 मिसाइल से इसराइल को उड़ा सकता हूँ यहाँ से। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब होता है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, और ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लैंड के अंदर रखे, फिक्स करे। उसका मकसद ये कि पाकिस्तान सऊदी अपनी टेरिटरी से भी वो न्यूक्लियर वेपन इसराइल के ऊपर फेंक सकता है अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ। अगली बात बताता हूँ आपको, प्लीज़ डबल टैप भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। पहली तो बात ये होगी, आगे जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने अगली बात ये की कि हाउएवर मिस्टर ख्वाजा आसिफ हैज़ स्ट्रेस दैट द पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया वाज प्योरली डिफेंसिव arrangement designed to ensure joint security. The agreement an umbrella pact saying it if either country is attacked we will respond jointly. अब सऊदी अरेबिया को किन कंट्री से खतरा है मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर बताता जाता हूं। और पाकिस्तान को किन कंट्री से खतरा है, पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको बताता हूं। जरा सुनिएगा गौर से। मैं एक सेकंड पाकिस्तान का मैप भी निकाल लूं और मैं सऊदी अरेबिया का मैप भी निकालता हूं। वेट अ सेकंड, आप लोग प्लीज़ डबल टैप कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, मैं आप लोगों को मैप दिखाना चाहता हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें पाकिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया भी, बाकी कंट्रीज भी। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ताकि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट, हियर वी गो अगेन। मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैप दिखा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान को कौन से थ्रेट्स हैं और सऊदी अरेबिया उसको कौन से थ्रेट्स हैं। पहले मैं पाकिस्तान के थ्रेट्स की बात करूँगा, सुनिएगा बात को। अब इस पैक्ट के मुताबिक अटैक ऑन वन कंट्री विल कंसिडर एज एन अटैक ऑन द अदर वन। तो पाकिस्तान को इस टाइम जो थ्रेट है वो भारत से है, और अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को कभी ना कभी थ्रेट आ जाता है। आप लोगों को पता है कि कभी ना कभी जो थ्रेट अफगानिस्तान की तरफ से भी बम ब्लास्ट होते हैं, तो अफगानिस्तान से भी कुछ परेशानी है, लेकिन ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को भारत की तरफ से कि भारत कहीं पाकिस्तान पे अटैक ना कर दे। तो पाकिस्तान को जो थ्रेट है वो अफगानिस्तान से है और भारत से। ये पाकिस्तान का थ्रेट लेवल है। 2 कंट्री से थ्रेट है पाकिस्तान को, एक तो अफगानिस्तान से और एक भारत से। अगली बात, अफगानिस्तान से जो है वो थ्रेट किसका है, टीटीपी का है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या बीएलए का आप कह सकते हैं। ओके, अगली बात आपको बताता हूँ। अगली बात ये है कि अब सऊदी अरेबिया को किन कंट्रीज से, किन इलाकों से थ्रेट है। सऊदी अरेबिया का जो थ्रेट है वो एक ईरान से है, एक ईरान से है, एक सेकेंड, यस, एक सऊदी अरेबिया को थ्रेट ईरान से है, एक सऊदी अरेबिया को थ्रेट जो है वो यमन से है। ये जो सऊदी अरेबिया को ये दोनों जो थ्रेट हैं ये पिछले 15-20 सालों से इन 2 इलाकों से, इन 2 कंट्रीज से हैं। सऊदी अरेबिया को जो तीसरा बड़ा थ्रेट आया है वो पिछले हफ्ते आया है, जब इसराइल ने जॉर्डन और सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस को वायलेट करके कतर पे स्ट्राइक की थी। तब से सऊदी अरब को जो तीसरा थ्रेट है वो एक हफ्ते पहले, यानी 9 सितंबर से पहले, याद रखिएगा 9 सितंबर 2025 से पहले सऊदी अरब को जो थ्रेट था वो सिर्फ यमन से था और ईरान से था। ओके, 9 सितंबर को जो अटैक किया इसराइल ने कतर पे, उसके बाद जो सऊदी अरब को जो थ्रेट परसेप्शन है उसमें आ गया है इसराइल भी। अब सऊदी अरब को 4 फ्रंट से थ्रेट है, 4 फ्रंट थ्रेट है सऊदी अरब को। सुनिएगा, सऊदी अरब को पहला थ्रेट जो है वो इसराइल से है कि इसराइल कहीं एयर स्पेस वायलेट करके अटैक ना कर दे। दूसरा सऊदी अरब को थ्रेट है कि इसराइल रेड सी के थ्रू कोई अटैक ना कर दे खाना काबा, खुदा ना ख्वासा खाना काबा वाली साइड पे, या मदीना या उस वाली साइड पे जो पाकिस्तान ऑलरेडी उस इलाके को बचाने की कोशिश करता है। और मोर इम्पोर्टेंटली यमन वाला जो इलाका है, यमन वाला इलाका, यहाँ से स्ट्राइक हो सकती है और ईरान की तरफ से भी स्ट्राइक हो सकती है। ये सारा इलाका जो है मोर इम्पोर्टेंटली 4 इलाकों से थ्रेट हो सकता है सऊदी अरब को। दोबारा सुनिएगा, एक इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक का खतरा है, एक जो रेड सी है यहाँ से स्ट्राइक का खतरा है, एक जो है वो यमन की तरफ से स्ट्राइक का खतरा है, और एक ईरान से स्ट्राइक का खतरा है। इन 4 इलाकों से इस टाइम सऊदी अरब को स्ट्राइक का खतरा है, जिस वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो इस टाइम बहुत परेशान है। अब सऊदी अरब ने सोचा कि अब जब कतर ने इतने पैसे खर्च किए, अमेरिका को इतने पैसे दिए, इतने पैसे देने के बाद अमेरिका ने सिक्योर नहीं किया कतर की एयर स्पेस को, अपनी सारी एयर डिफेंस बैटरीज को ऑफ कर दिया ऐसे मौके पर जब उसको ऑन करनी चाहिए थी, तो
अब इंपॉर्टेंटली सऊदी अरबिया के अंदर ये परेशानी आ गई कि कल को कहीं सऊदी अरब पे कोई अटैक ना कर दे, इसराइल कोई अटैक ना कर दे। तो बेसिकली जो डिफेंस एग्रीमेंट किया है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ, उसमें मोर इंपॉर्टेंटली ये चीज़ है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खास तौर पे जो होली साइट्स हैं वो बचाएगा, उसके अलावा जो है वो और डिफरेंट साइट्स को, जिस तरह ऑयल फील्ड्स हैं उसको बचाएगा, और यमन वाला जो इलाके हैं उनको बचाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाएगा, या इवन अगर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं तो पाकिस्तान उनको यूज़ कर सकता है, ताकि कल को अगर सऊदी अरबिया को कोई थ्रेट परसेप्शन हो किसी कंट्री से, खासतौर पर इसराइल से या ईरान से या यमन से, सी से भी, और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो लैंड से भी, तो वो उसको अपने आप को बचा सके। तो सऊदी अरब को जो थ्रेट है वो 4 साइड्स का थ्रेट है। एक तो रेड सी से थ्रेट है, एक पर्शियन गल्फ से, एक नीचे से मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो यमन से, और एक ऊपर से थ्रेट है। तो ये 4 इलाकों से थ्रेट इस टाइम सऊदी अरबिया को, जो मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान को थ्रेट कहाँ से है? इंडिया से थ्रेट है, और BLA या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों का थ्रेट है जिसको पाकिस्तान इंगेज करने की कोशिश करता है। अब सऊदी अरबिया को लेके जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कल शाहजेब खानजादा साहब को इंटरव्यू दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, जरूर सुनिएगा। उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान तंग कर रहा है और भारत से भी पाकिस्तान के मामलात कुछ ख़राब हैं, और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान भी सऊदी अरबिया की तरफ इंक्लाइंड हुआ है ताकि वो नए एयर डिफेंस सिस्टम्स ले सके। ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को तगड़ा कर सकता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात उन्होंने इंटरव्यू में कही कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे सकता है। किसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे सकता है? सऊदी अरेबिया को। अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अपने पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स सऊदी अरब के अंदर नस्ब करेगा। नो, नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को ये अगर लगा कि इसराइल या कोई और कंट्री सऊदी अरबिया को ह्यूमिलेट कर सकता है, उसके किसी इलाके को परमानेंटली कैप्चर कर सकता है, तब पाकिस्तान अपने जो मिसाइल्स हैं, खासतौर पे जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, शाहीन 3 हो गया, इन मिसाइल्स को जो है जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स लेकर जा सकते हैं, इनको यूज़ कर सकता है उस कंट्री के या उस ग्रुप के अगेंस्ट जो सऊदी अरब की टेरिटरी को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो इसका मतलब ये कि वो न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में ही रहेंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान को लगा तो पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स की मदद से या अपनी जो बैटरीज़ हैं, एयर अटैक बैटरीज़ हैं उनकी, या मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनकी मदद से ये कार्रवाई डाल सकता है। अगली बात सुनिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या की। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं मैप्स के थ्रू आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अगली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कैटेगोरिकली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की कि वी डिड नॉट नेम एनीवन बट वट एवर कमिट्स एग्रेशन विल फेस अ यूनाइटेड रिस्पॉन्स, दिस इज अ डिफेंसिव एग्रीमेंट। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कैटेगोरिकली की बात की कि हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी भी कंट्री का नाम नहीं लेते, लेकिन अगर किसी भी कंट्री ने हम पर अटैक करने की कोशिश की, मतलब सऊदी अरब पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक, सऊदी अरब पर अटैक। अब बहुत सारे दोस्त कल से ये बात करें कि नहीं नहीं अली भाई, ये तो डिफेंस अलाइनमेंट बनाई गई है इसराइल के अगेंस्ट। मैं उनको जवाब देता हूँ कि नो, नॉट लाइक दैट। सऊदी अरबिया और ईरान के ताल्लुकात अभी फ़िलहाल बेहतर हैं, कल को ये ताल्लुकात फिर ख़राब हो सकते हैं। हमें हिस्ट्री पता है सऊदी अरब और ईरान की, वो हिस्ट्री इस तरह ही होती आ रही है सिंस 1979। जब से सऊदी अरब ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई साहब रेवोल्यूशन लेकर आए थे, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तब से सऊदी अरबिया और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वी ऑल नो दैट। 2005 में भी सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे जब उस टाइम किंग फैसल थे, लेकिन एज ऑफ नाउ ताल्लुकात अभी फ़िलहाल ठीक हैं, फिर दोबारा वर्स होने के खतरा ज़्यादा लागू हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दैट राइट नाउ कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने कहा है कि हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ये डिफेंस एग्रीमेंट है, कोई भी अटैक करेगा इसमें कोई भी, इसराइल भी कर सकता है, यमनी हूती फोर्सेस भी कर सकती हैं, ईरान भी कर सकता है। ये तो तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो सऊदी अरबिया के साथ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पे भारत भी कर सकता है मामला ख़राब, और TTP या BLA की तरफ से भी आपको पता है आए दिन अटैक्स होते रहते हैं। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिसके अगेंस्ट ये यूनाइटेड एक फ्रंट बनाया गया, या यूनाइटेड एक मामला किया गया। अब बात पैदा होती है मोर इम्पोर्टेंटली न्यूक्लियर अम्ब्रेला पे, या न्यूक्लियर अम्ब्रेला पे मैं बात करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात। जब शाहजेब खानजादा साहब ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के रिलेटेड सवाल पूछा तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि व्हाट वी हैव, आर कैपेबिलिटीज विल एब्सोल्युटली बी अवेलेबल अंडर दिस पैक्ट। हमारे पास क्या है? व्हाट वी हैव का मतलब है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवल फोर्स, पाकिस्तान की जो है आप कह सकते हैं साइबर फोर्स, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स, कोट एंड कोट न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है वो सऊदी अरबिया का है, और सऊदी अरबिया के पास जो कुछ भी है वो पाकिस्तान का है। अब मैं कल फेसबुक पर बहुत सारे जो है वो मेम्स भी देख रहा था कि अब तो सऊदी अरब का जो ऑयल है वो भी साडा ऑयल है, तो साडा न्यूक्लियर सऊदी अरब द न्यूक्लियर है। सो आई वाज जस्ट मेकिंग फन फॉर दैट, बट रियलिस्टिकली पाकिस्तान
ایک طرح سے جو نیوکلر پوسچر ہے اس میں کچھ چینجز بھی لا رہا ہے. میں اس پہ بات کروں گا کہ کیا پاکستان کا نیوکلر پوسچر چینج ہو رہا ہے, کیا ہمارا نیوکلر پوسچر بھارت کے علاوہ ملٹیپل ہو رہا ہے, اسرائیل کو بھی ہو رہا ہے. میں اس چیز کو دکھانے سے پہلے ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑی سی کیپیبلٹیز پاکستان کے نیوکلر آرسنل کی پتہ لگے گی کہ پاکستان کے کون کون سے نیوکلر ویپنز اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں, اور کیا واقعی جو پاکستان اس ٹائم یہ اسرائیل میں یا اس ٹائم معاملات اس ٹائم پورے دنیا میں ایک طرح سے پاکستان کے نیوکلر ویپن کو لے کر ہوئے ہیں, کیا یہ بات ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی انپورٹنٹ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک میں آپ کے ساتھ میپ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ اس میپ کو لائک کریں گے, آپ کو یہ چیز تھوڑی سی اور سمجھ آئے گی. اوکے, سو ہیئر وی گو اگین. اوکے, دیٹس گریٹ. میں آپ کے ساتھ ایک میپ شیئر کرنے لگا ہوں, اس کو دیکھیے گا. پاکستان کا جو شاہین 3 میزائل ہے, جو پاکستان کا شاہین 3 میزائل ہے, پاکستان کا شاہین 3 میزائل جو ہے یہ ایک بلسٹک میزائل سسٹم ہے. اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 27 اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 2700 کلومیٹر کی رینج ہے اس کی, جو پاکستان کا شاہین 3 بلسٹک میزائل ہے. 1700 میل اور 2700 کلومیٹر کی رینج پہ یہ بلسٹک میزائل آتا ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پاکستان کا جو شاہین 3 میزائل ہے یہ پورے بھارت کو اپنی رینج میں لیتا ہے, اور اسرائیل کا بھی یہ علاقہ پاکستان کی رینج میں آتا ہے. اسرائیل کا آلموسٹ پورا اسرائیل پاکستان کی رینج میں آتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ شاہین 3, یہ پاکستان کا اونلی نیوکلر ویپن ہے جو کہ اسرائیل تک بھی پہنچ سکتا ہے اور پورے بھارت کو بھی یہ رینج میں لیتا ہے. اگلی بات سنیے گا, پرابلم از دیٹ پاکستان کے لیے اگر پاکستان اپنا نیوکلر ویپن یہاں سے لانچ کرتا ہے, یہاں سے اسلام آباد سے یا کسی اور اسٹریٹجک پلیس سے, تو وہ نیوکلر ویپن اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتا. پاکستان کو اگر کبھی بھی اپنا نیوکلر ویپن لانچ کرنا پڑے گا, خدا نہ خواستہ کبھی کوئی جنگ ہوتی ہے, ہم تو نہیں چاہتے ایسا ہو, لیکن اگر کبھی ہوگا تو پاکستان کو جو پاکستان کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, یہاں پہ اس پلیس سے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوادر کے ساتھ یہ والا علاقہ, ادھر سے پاکستان کو اس پلیس سے اپنا بلسٹک میزائل لانچ کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ اسرائیل کی طرف پہنچے گا. تو اٹ شوز کہ پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر پاکستان اپنے شور سے, پاکستان اپنے پانیوں سے بھی اگر اسرائیل کے اوپر اپنا بلسٹک میزائل پھینکتا ہے تو وہ اسرائیل تک جو ہے مور امپورٹنٹلی وہ جا سکتا ہے, وہ پہنچ سکتا ہے. ابھی میں اسرائیل کی بات بھی کروں گا, فی الحال میں آپ کو پاکستان کے نیوکلر پروگرام, جو نیوکلر پاکستان کا جو ہے وہ جو پاکستان کا نیوکلر پروگرام ہے جو شاہین 3 ہے, جس کی رینج تقریباً 2750 ہے, 2700 سم تھنگ ہے, وہ پہنچ سکتا ہے وہاں پر. اگلی بات سنیے گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اب خواجہ آصف صاحب نے کیٹیگوری کہا کہ جو ہمارا ہے, جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں وہ سعودی عرب کی ہیں, مطلب جو ہمارا ہے وہ سعودی عرب کا ہے, جو سعودی عرب کا ہے وہ ہمارا ہے. اٹ شوز کہ جو آئل والا معاملہ ہے میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں, فی الحال میں نیوکلر امبریلا کی بات کرنے لگا. اگلی بات سنیے گا بڑی امپورٹنٹلی. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب خواجہ آصف صاحب سے شاہزیب خانزادہ صاحب نے ایک اور سوال کیا کہ خواجہ صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیفنس الائنمنٹ کی ہے تو سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ کنسلٹیشن کی ہوگی, امریکہ سے پوچھا ہوگا. اب میری رائے اس پہ کچھ ڈفرینٹ ہے, لیکن خواجہ صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خواجہ صاحب نے سوال کے جواب میں کہا کہ دیر واز ناٹ گراؤنڈ or justification to take a third party into confidence. This is not a hegemonic arrangement but a defensive pact. While the US itself has such treaties with many countries, it is our fundamental right to defend ourselves. We have no intentions of